अभी साथियों यहां आते ही हमें कोई बता रहा था कि कुछ संघी लोग हमारे ऊपर गोबर डालना चाहते थे, तो मुझे तुरंत लगा कि बात तो सही है। मोदी जी का जो एजेंडा है, हम 2 करोड़ रोजगार मांगेंगे तो वो 2 करोड़ लीटर गोबर डालेंगे। तो यदि उनको चुनकर लाए तो रोजगार मिले ना मिले, गोबर जरूर मिलेगा। मैं कई दिनों से लगातार कर्नाटका में आ रहा हूं और एक बात मैंने नोटिस किया है, चौथी बार यहां पर आ रहा हूं, सुना है कि एक भी बार भी मोदी जी नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्होंने हार मान ली है? क्या लग रहा है आपको? मेरा ऐसा मानना है कि वो इसलिए यहां पर नहीं आ रहे कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, और यदि वो 1 तारीख से यहां पर आए तो 2 करोड़ युवा के रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की आत्महत्या की बात नहीं करेंगे, इस देश में गाय के नाम पे जो हत्या हो रही उसकी बात नहीं करेंगे, यूपी में ऑक्सीजन के न होने के चलते जो बच्चे मारे गए उनकी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे शमशान और कब्रिस्तान की। वो बात करेंगे ये चुनाव राम के खिलाफ अल्लाह का है इस मुद्दे की। वो बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की, मंदिर और मस्जिद की। और इसीलिए आप सभी को मेरा अपील है कि यदि इस बार मोदी जी कर्नाटका के चुनाव में कैंपेनिंग के लिए आए तो उनको खाली हाथ मत भेजना। उनसे पूछना कि आपने इस देश के युवा को जो 2 करोड़ रोजगार का जो प्रॉमिस दिया था उसका जवाब दो, और यदि चौकीदार जी आपके पास ये जवाब नहीं तो मोदी यू गो बैक। यहां के दलित और आदिवासी समुदाय के जितने भी युवा हैं उनको मेरा अपील है कि उनको खाली हाथ मत भेजो। पिछली बार मैं आया तब मैंने कहा था, शायद गलत कहा था, कि उनकी सभा में कुर्सी उछालो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मेरा मुद्दा सही है। आखिर 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का जो प्रॉमिस दिया था उसको 4 साल हो गए, आपको 8 करोड़ युवा को रोजगार देना था, उसका 1% भी आपने रोजगार पैदा नहीं किया। और इस सवाल का जवाब लिए बिना मोदी जी को वापस मत भेजना, यह आपके बीच में कहना चाहते हैं। यह वो असली मुद्दा है जिससे ध्यान भटकाने के लिए बीच में गोबर लाते हैं। असली मुद्दा यह है कि यहां की सरकार को कहा कि 10% कमीशन वाली सरकार है। हमारा यह कहना है, पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार 80% कमीशन वाली सरकार है। 72,000 करोड़ गौतम अदानी को इस देश की बैंकों को वापस करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि सचमुच आपका सीना 56 इंच का है तो 72,000 करोड़ में से 72 रुपए अदानी से वापस लेकर इस देश को दिलाओ। यदि सचमुच आपका सीना 56 इंच का है तो विजय माल्या को क्यों अरेस्ट नहीं किया? नीरव मोदी को क्यों भागने दिया? अदानी से ये जो 72,000 करोड़ आपको वसूल करना है वो क्यों वसूल नहीं कर रहे हैं? ये 80%, ये 90% कमीशन वाली मोदी की सरकार है। हम सारे वो लोग जो इस मंच पर मौजूद है, जो मेरे सामने बैठे हैं, हम सभी को कर्नाटका की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि हमें गोवलकर और सावरकर की विचारधारा चाहिए या बसवण्णा या नारायण गुरु की, यह हमको तय करना है। आरएसएस, संघ परिवार और भाजपा का एजेंडा खुलेआम जातिवादी और कोमवादी है। आप में से बहुत कुछ साथी दलित, आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट में से बिलोंग करते होंगे। पूरे एट्रोसिटी के कानून को खत्म कर दिया। आज इस वक्त नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हम लोग देखें तो हर रोज 6 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार होता है। हर रोज 4 से 5 दलितों की हत्या कर दी जाती है। हर 15 मिनट में एक एट्रोसिटी की घटना होती है। आज भी मंदिरों में दलितों के लिए प्रवेश नहीं, कुएं में से पानी लिए नहीं देने जा रहा है। आज भी इस देश का दलित गटर में उतरकर मर रहा है या दूसरे किसी का गू उठा रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर चला तब केंद्र की भाजपा सरकार ने इस देश के दलित और आदिवासी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जी रहे उसका कोई भी ब्यौरा सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम के सामने नहीं रखा। मेरा साफ तौर पे मानना है ये एक षड्यंत्र था, ये एक साजिश थी इस कानून को खत्म करने की। और इस कानून को खत्म करके इस देश में जो भी सामंती जातिवादी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरह से मैसेज दिया गया है कि आप जब चाहे तब इस देश के दलित, मुसलमान और आदिवासियों को पीट सकते हैं।
ये वो उनके पोलराइजेशन का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। केंद्र की भाजपा सरकार चाहती है कि यदि राम बनाम अल्लाह, शमशान बनाम कब्रिस्तान वाला मामला ना चले तो दलित और मुस्लिम बनाम सारे लोगों को एक किया जाए। यह उनकी राजनीति है और इसी राजनीति के चलते एट्रोसिटी के कानून को भी खत्म किया गया। गुजरात से 3 गुना ताकत में दलित यहां पर बसते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका के सारे दलित, आदिवासी और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को मेरी अपील है कि जब मोदी जी यहां पर आए तो उनसे पूछा जाए क्या शाहबानो जजमेंट की तरह ऑर्डिनेंस लाकर एट्रोसिटी के कानून को आप बचाने वाले हैं या नहीं। यदि नहीं तो मोदी जी गेट लॉस्ट, यहां से वापस जाओ। तुम्हारा कर्नाटका में कोई काम नहीं। ये यहां के युवा को, दलितों को, आदिवासी को उठकर कहना पड़ेगा। 14 अप्रैल के दिन उन्होंने स्टेटमेंट किया कि हमने बाबा साहब अंबेडकर को जो रिस्पेक्ट दिया उतना इस देश में किसी ने भी नहीं दिया। बकवास बात है। तुम्हारी होठों पर अंबेडकर है, लेकिन जिस तरह से एट्रोसिटी के कानून को खत्म किया, जिस तरह से ऊना में दलितों का चमड़ा उधेड़ा, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल के रखा है, सहारनपुर में घर जलाए गए, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, 2 अप्रैल के बंद कॉल में 10 दलितों की जाने गई, साफ तौर पे दिख रहा है कि तुम्हारे होठों पर अंबेडकर, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर मनुस्मृति वाला मनु बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, यदि आपको लगता है कि हमारे साथ बेहद गलत हो रहा है, पूरे इस कानून को खत्म कर दिया गया और गांव में बसने वाले गरीब दलितों की हालत बद से बदतर होने वाली है, जो कास्टिस्ट फ्यूडल एलिमेंट्स है उनको और भी चर्बी चढ़ने वाली है, यदि ऐसा आपको लगता है तो आपको सड़कों पर उतरकर कहना पड़ेगा नरेंद्र मोदी गो बैक। एक तरफ वो एट्रोसिटी के कानून को खत्म भी करे और यहां आकर बाबा साहब के स्टैच्यू को फूलों की माला भी पहनाए, ये 2 बात नहीं चलेगी। उनको जमकर घेरना पड़ेगा। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं, पिछले 4 साल की जो राजनीति चली है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? लव जिहाद, घर वापसी, गाय माता, ये क्या मुद्दे हैं डिस्कस करने के? इस देश की राजनीति में दूसरे कोई मुद्दे नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में हमको प्रॉमिस दिया था अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए भाई? अपने पूरे जीवन काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मंच के ऊपर से मैं आपको पूछता हूं, कभी भी आत्महत्या करने वाले एक भी किसान परिवार की मुलाकात ली है आपने? जवाब है नहीं। चॉल्स और झुग्गी झूपड़पट्टी में जीने वाले मजदूर का पसीना आपने देखा है? जवाब है नहीं। जो लोग हर रोज सुबह उठकर सुबह 8 बजे कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे जाते हैं, ईंटों के भट्ठों में जाते हैं, केमिकल की फैक्ट्रीज में जाते हैं और 16 घंटा मजदूरी करते हैं, अपना खून और पसीना बहाते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं। आपने कौन से अच्छे दिन हमको दिए? सारे श्रम कानून को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, फिर एट्रोसिटी के कानून को खत्म किया। अब उनका इरादा क्या है? हेगड़े जी का शुक्रिया अदा व्यक्त करना पड़ेगा, जो उनके दिल के अंदर था उनके होठ पे आ गया। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम यहां इस देश के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। एक तरफ से उसका मतलब यह निकलता है कि हम यहां इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। तो तुम कौन होते हो संविधान को खत्म करने वाले? जब इस देश में आजादी की जंग छिड़ी तो तुम्हारे चड्डी पहनकर सूर्य नमस्कार करने वाले आरएसएस के कितने लोगों ने बलिदान दिए? बलिदान तो शहीद आजम भगत सिंह ने दिया, सुखदेव ने दिया, राजगुरु ने दिया, अशफाक ने दिया, बिस्मिल ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया। तुम्हारे कैंप में से कितने लोगों ने खून का एक कतरा बहाया है? एक आदमी ने नहीं। तो तुम्हारी क्या हैसियत कि तुम इस देश के संविधान को बदलने की बात करो? हम इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। साथी ऋचा ने बहुत अच्छी बात बताया। जी नहीं, इस देश की कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी और भाजपा के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और वो ये है कि ये संविधान विरोधी है, ये कॉम्युनल है, ये फांसीवादी है।
ये गोवलर और सावरकर की जो विचारधारा में मानते हैं वो कभी भी नारायण गुरु और बसवन्ना के सपनों को साकार करने नहीं देंगे, कभी भी अशफाक और बिस्मिल के सपनों को साकार करने नहीं देंगे, कभी भी भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी तय किया है, युद्ध रेखा खींच चुकी है, उन्होंने अपनी पोजीशन तय कर ली है तो हमने भी हमारी पोजीशन तय कर ली है। और मुझे कर्नाटका में आने से रोकने की कोशिश की, राजस्थान में भी रोकने की कोशिश की, तो इस मंच से ऊपर से मोदी जी को कहता हूं, सारे संघियों को कहता हूं, सारे गोबर प्रसादों को कहता हूं कि मोदी जी तुम्हारा पीछा तो मैं मंगल तक छोड़ने वाला नहीं हूं। हर एक चीज का हम लोग बदला मांगेंगे। हम पूछते हैं कि पूरी दुनिया में घूमकर आप जो जुमलेबाजी करते हो, सिर्फ इतना बताओ, क्या आप इतना भी कर पाए कि इस देश की एक भी बहन को, एक भी महिला को खुले में शौच करना ना पड़े? इतना ऐसा तो भारत बना के दिखाओ। तुम कौन से नए समाज की बात करते हो? आज भी इस देश की लाखों करोड़ों बहनें खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। तुमने क्या किया इन बहनों के लिए? उन्नाव हो, कठुआ हो, सूरत हो, राजकोट हो, बलात्कार के मामले में आपका क्या पोजीशन है? गुजरात के कच्छ जिले में नलिया का एक सेक्स कांड हुआ, उसमें कमीशन का गठन हुआ, कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की, गवर्नमेंट में सबमिट की, वो रिपोर्ट दबा कर बैठे हैं क्योंकि उसमें हिंदू संस्कृति के ठेकेदार बनकर जो भाजपाई बैठे हैं उनके नाम उसमें खुल रहे हैं। किसी रिपोर्ट में मैंने अभी अभी पढ़ा, करीब करीब 50 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें भाजपा के नेताओं के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाए। इसीलिए इस देश की जनता कहती है बीजेपी यानी बलात्कारी जानलेवा पार्टी। लोग ऐसे ही नहीं कह रहे। आज इस मंच के ऊपर से मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जो स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, जो स्वच्छ भारत का दावा करते हैं, क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि एक भी आदमी को गटर में उतरकर मरना ना पड़े, किसी भी आदमी को मैन्युअल स्कैवेंजिंग करना ना पड़े, मृत पशुओं के निकाल का काम न करना पड़े? इतना तो करके दिखाओ। कौन सा मुंह लेकर आप यहां पर प्रचार के लिए आएंगे, हम आपको पूछना चाहते हैं। और जो कहते हैं कि न मैं खाता हूं न खाने देता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी गुजराती, हम भी गुजराती, चलिए कर्नाटका में एक बार डिबेट हो जाए, चलिए एक बार खुलकर डिबेट हो जाए। 22 साल में कितना खाया है सबका हिसाब हम देंगे। 1 रुपये स्क्वायर मीटर के दाम पे गुजरात की सारी जमीनें इंक्लूडिंग गौचर अदानी, अंबानी और एस्सार को दे रहे हैं। 1 रुपये स्क्वायर मीटर के दाम पे कितना परसेंट कमीशन हुआ? 80%। श्री श्री रविशंकर क्या कहते हैं वो? आर्ट ऑफ चीटिंग, आर्ट ऑफ चीटिंग कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग। पिछले 2 दिन से मैं कह रहा हूं, भाजपा के कैंप से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। 42 करोड़ का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उनको दंड किया था। 42 करोड़। माननीय प्रधानमंत्री जी की ऑफिस में से एक टेलीफोन कॉल गया, 42 करोड़ 5 करोड़ में तब्दील हो गया। कितना परसेंट कमीशन हुआ? 80%। 17 बैंकों के नोटिस दिए गए थे विजय माल्या को। 56 इंच का सीना क्या कर रहा था? क्यों अरेस्ट नहीं किया विजय माल्या की? जवाब दीजिए हमको। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, नीरव मोदी को क्यों नहीं रोक पाए? साथियों, इसलिए नहीं रोक पाए, खुलकर कहते हैं कि इस देश का जो चौकीदार है वही इस देश का सबसे बड़ा चोर है। और चोर को हम डंके की चोट पर चोर कहते हैं। गुजरात को 22 साल के दौरान जो लूटा है वो हमने हमारी आंखों के सामने देखा है। तुम कल भी चोर थे, आज भी चोर है और कल भी चोर रहोगे। आसाराम बापू के भक्त है और सीना भी 56 इंच का है। तो गुजरात के अंदर आसाराम बापू ने जितनी भी जमीनें गैर कानूनी तौर पे हड़प कर उसके ऊपर आश्रम बनाए, उन सारी जमीनों के ऊपर से आश्रम को डेमोलिश करके दिखाओ, यदि वो गैर कानूनी है तो। यदि मौका मिला तो पिछले दरवाजे से बापू के साथ, आसाराम बापू के साथ जाकर मंजीरा बजाएंगे। आज इस देश का एक भी कॉलेज कैंपस नहीं छोड़ा जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर फिजिकल असोल्ट न हो रहा हो। कल जेएनयू के हमारे साथी मोहित पांडे के ऊपर एबीवीपी के कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया। क्या कसूर था उसका? इस देश के संविधान को बचाने की मुहिम में जुड़ा है, यह उसका कसूर है। आपके बीच में कर्नाटका की सारी जनता को मैं ये कहने के लिए आया हूं
और मैं खुलकर बात करता हूं, कर्नाटका की जनता ने करीब करीब मूड बना लिया है कि गोवलकर और सावरकर को मानने वाले लोगों को यहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के लोकतंत्र, संविधान के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलित और मुसलमान के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमको एग्रेसिवली इन संघियों के सामने 90% वोटिंग करना है, 90%। और ख्याल इस बात का रखना है कि किसी भी कीमत पर हमारा वोट स्प्लिट ना हो, इस बात का हमें ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको वोट दो या इसको वोट दो, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इन संविधान विरोधी भाजपाइयों को आपका एक वोट नहीं जाना चाहिए। साथियों, दिल से कह रहा हूं, यदि इस मंच पर शहीद आजम भगत सिंह भी बैठे होते तो यही बात करते। यदि इस मंच के ऊपर अशफाकुल्लाह खान बैठा होता, या बिस्मिल बैठे होते, या राजगुरु या सुखदेव बैठे होते, या गांधी या सरदार पटेल बैठे होते, बाबा साहब अंबेडकर बैठे होते, तब भी यही बात करते। लोगों ने बलिदान देकर, अपना खून पसीना बहाकर इस देश को संविधान दिया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है हमें एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी खड़ी करनी है, हिंदुत्ववादी कॉर्पोरेट रूल नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष, समानता पे आधारित समाजवादी लोकतंत्र खड़ा करना है। जब भगत सिंह को पूछा गया क्रांति क्या है, तब भगत सिंह ने कहा था क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। नरेंद्र मोदी को पूछिए कि क्रांति क्या है, तो कहेंगे अदानी और अंबानी के हाथ में सत्ता। तो साथियों, सारे साथियों ने करीब करीब सारे मुद्दे उठाए हैं। मेरा गला भी ठीक नहीं है तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। इस मंच के माध्यम से बार बार आप सभी को मेरा सिर्फ इतना अपील है कि यदि इस चुनाव में संघ परिवार और भाजपा को हम लोग हरा पाए तो 2019 में भी इन संघियों और भाजपाइयों को हम गिरा देंगे। 2019 में जो फाइनल मैच खेले जाने वाला है, यहां पर उसका सेमीफाइनल हो रहा है, और यदि ये लोग यहां पर जीतते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर उनकी एंट्री खुल जाएगी। और यदि साउथ इंडिया में उनकी एंट्री हुई तो रामास्वामी पेरियार, बसवन्ना या नारायण गुरु की बात नहीं होगी, हजरत मदनी की बात नहीं होगी, फिर बात होगी गोवलकर और सावरकर की, हिंदू और मुसलमान की, मंदिर और मस्जिद की, राम बनाम अल्लाह की, शमशान बनाम कब्रिस्तान की। हमें यह मैली गंदी कोमवादी राजनीति नहीं चाहिए। हमें चाहिए सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग केवल 15 दिन बाकी है, 16 घंटा काम कीजिए, 18 घंटा काम कीजिए, पसीना बहाइए, खून का एक एक कतरा बहाइए, लेकिन किसी भी कीमत पर इन संघी भाजपाइयों को 2019 के चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को जीतने मत दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है, पिछले कई दिनों से मैं पूरा कर्नाटका घूम रहा हूं, करीब करीब कर्नाटका की जनता ने मूड बना लिया है। लेकिन 1 अप्रैल 1 मई से मोदी जी आएंगे तो वो भी थोड़ा गोबर डालना चालू करेंगे ना, वो भी कूड़ा कचरा डालेंगे अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स की स्टाइल में, तो उससे हमें सावधान रहना है। वैसा प्रयास करेंगे कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के खिलाफ खड़े हो, हमें उनके बहकावे में आना नहीं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ खड़े हो, हमें उनके बहकावे में आना नहीं। वो चाहे कितनी भी गोबर की बात करे, हमें रोजगार की बात करनी है। हम यदि 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा का सवाल उठाएंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम का मुद्दा उठाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो साथियों, मेरी बात को खत्म करता हूं और आखिर में इतना ही कहूंगा कि यदि हम लोग ईमानदारी के साथ संगठित होकर खुद को हिंदू और मुसलमान में बंटने से बचाएंगे और एक नागरिक के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक संविधान प्रेमी कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है हम जमकर लड़ेंगे भी, और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। मैं नारा लगाऊंगा लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे।
जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।